सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिस्कशन कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही पढ़ने वाले हैं हम। सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करूँगी। आ जाएगी आपके सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहले तो इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट की सीट है जो वो चेंज की जा सकती है। डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की सीट चेंज की जा सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी डन इन कलकत्ता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, पर कहाँ पे किया जाएगा? कलकत्ता में किया जाएगा। और 1774 में ना सुप्रीम कोर्ट बन भी गई, कहाँ पे? कलकत्ता में, फोर्ट विलियम। उसके बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, कि कितने जजेस हैं, तो पहले हुए 3+1, मतलब 3 जजेस और 1 CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर हुआ 7+1, फिर हुआ 30+1, और उसके बाद अब हैं 33+1। तो अगर आपको पेपर में आए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आज प्रेजेंट में स्ट्रेंथ कितनी है, 33+1 या 34 या फिर बोथ, तो आप बोथ नहीं करोगे, आप ये वाला करोगे, क्योंकि इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसमें एक क्या होता है? CJI होता है। ठीक है, अब हम सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें। ज्यूरिस्डिक्शन मतलब किस किस एरिया में ये काम करता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा इसमें ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में क्या आएगा? इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे वो देखते हैं। पहला आ जाएगा इसमें, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस है वर्सेस किसके साथ? किसी स्टेट के साथ। जैसे किसान आंदोलन चला था, तो उस टाइम पे बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस पंजाब और हरियाणा चल रखा था। ठीक है, या फिर कोई स्टेट वर्सेस स्टेट का इशू है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस मोर देन वन स्टेट है, मोर देन वन स्टेट है। ठीक है, तो उसको भी कौन हैंडल करेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड ज्यूरिस्डिक्शन की सुप्रीम कोर्ट की, तो वो है आपकी रिट ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, अब रिट ज्यूरिस्डिक्शन क्या है कि मान लो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। क्या हुआ है? वायलेशन हुआ है, तो वो पर्सन डायरेक्टली दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये कह के कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, और इसके लिए उसको किसी भी तरह की अपील की ज़रूरत नहीं है, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं रिट इशू नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करनी पड़ेगी अगर किसी भी पर्सन का क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। ठीक है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की थर्ड ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें, तो वो आपकी आ जाएगी एडवाइजरी, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस पर देती है, सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस पर देती कब है? रेयर केसेस में ना, बहुत कम ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस दे दे। तो अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है किसको? प्रेसिडेंट को। मान लो प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? पार्डनिंग पावर, मतलब माफ़ कर सकता है वो किसी भी क्रिमिनल को।
पार्डनिंग पावर होती है। अब वो अपने इस पावर का यूज़ करना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता लग रहा, कंफ्यूज है वो कि मुझे इस केस में इस पावर को यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को सलाह उनको देनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के मेन आर्टिकल्स की, तो पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं। सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 222 आर्टिकल नंबर बात करता है किस बात की, ट्रांसफ़र ऑफ जज। ठीक है। उसके बाद 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट। अब आप बोलोगे कि यार ये 224 तो इस बीच में आ ही नहीं रहा, तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ जज है, बट ये हाई कोर्ट के जज की बात होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात नहीं होगी। अगर हम 124 की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 उससे डील करता है। आर्टिकल 125 की बात करें तो एस की तरह दिखता है ना, तो ये सैलरी ऑफ जजेस से बात करेगा, सॉरी डील करेगा। ठीक है। उसके बाद 126 की बात करें तो ये डील करेगा किससे, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। मान लो अगर हमारे सीजीआई को कोई काम है बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सनल चीज़ है कोई, तो उनकी जगह कौन एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा। ठीक है, उससे डील करता है आर्टिकल 126। उसके बाद अगर 127 की बात करें तो ये बात करता है किसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस का मतलब क्या है, जो टेम्परेरी बेस पर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, मान लो वर्कलोड ज़्यादा है तो फिर एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है। और आर्टिकल 130 डील करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट की सीट जैसे आज के टाइम में दिल्ली में है, तो वो दिल्ली से कहीं और ट्रांसफ़र की जा सकती है क्या नहीं, इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 30 डिस्कस करता है। ठीक है। अब हम अपने हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में समझ लेते हैं। हाई कोर्ट सेम है वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की तरह ही, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 3 ज्यूरिसडिक्शंस हैं, डैट इज़ ओरिजिनल, रिट और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इनके पास देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन। फर्स्ट वन आ जाएंगी हमारी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, इसमें केसेस कैसे आते हैं, पर मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड या फिर गिफ्ट डीड से रिलेटेड। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें रिट ज्यूरिसडिक्शन की, तो जो आपका हाई कोर्ट है ना वो भी रिट पास कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, बट बात बस इतनी सी है कि जो इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब इनके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आपको रिट पास करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट पास करनी ही पड़ेगी। ठीक है। थर्ड बात करते हैं अगर हम सुपरवाइजरी, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ये क्या है, जो आपका हाई कोर्ट होता है ना वो निगरानी रखता है इस पे, आपके लोअर कोर्ट्स पे। और जब चाहे कोई भी केस उसको लग रहा है कि नहीं लोअर कोर्ट इसको ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो अपने पास बुला सकता है उस केस को। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है बेसिकली। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोई भी केस है, मान लो जैसे एमरजेंसी लगा दी पार्लियामेंट में। ठीक है, तो स्टडी करना, एमरजेंसी लगा दी पार्लियामेंट में तो स्टडी करना कि क्या ये एमरजेंसी का बेस सही भी है, इस बेस पे एमरजेंसी लग भी सकती है या नहीं, जो किया गया था तब 1980 में मिनर्वा मिल केस में।
पे जुडिशियल रिव्यू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फिफ्थ, इसकी किनकी जुरिस्डिक्शन, वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मान लो आपके कोई दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर कोई बहुत पुराना केस है, मान लो कोई 1948 का केस है, 1956 का केस है, तो उसका वो सब रिकॉर्ड हो गया मतलब आपकी कोर्ट्स के पास। ठीक है, किसी भी कोर्ट में जाके आप ये रिकॉर्ड्स दे सकते हो। जैसे आपने देखा होगा हम आज भी पुराने केसेस का रेफरेंस लेते हैं, जैसे हमने 1980 मिनर्वा मिल केस का रेफरेंस लिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था इस केस में। हम केशवानंद भारती केस का भी बहुत ज़्यादा रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो मतलब वो सारे रिकॉर्ड्स आपकी कोर्ट के पास हैं और आप जाके उनसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, मतलब इनका रिमूवल किन ग्राउंड्स पे हो सकता है वो समझते हैं। ठीक है, पहला ग्राउंड आपका आ जाएगा मिसबिहेवियर। ठीक है, मिसबिहेवियर का मतलब है किसी से बुरे तरीके से इन्होंने बात करी। ठीक है, मान लो ड्रिंक करके आ गए कोर्ट में, ऐसा कुछ भी। ठीक है, दूसरा इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब वो बंदा है मतलब आपका जज है। ठीक है, उसको बीच केस के बीच में उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, या वो कुछ भी बोलने लग जाता है, उसको दौरे पड़ जाते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं, दो कॉजेज हैं जिसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है उनकी पोजीशन से। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, अगर हम पहली क्वालिफिकेशन की बात करें दैट द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि वो बंदा क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें उसको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर कोर्ट में। ठीक है, या फिर वो जज रह जाना चाहिए 5 इयर्स इन एनी सक्सेशन कोर्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड कि वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, मतलब एक बहुत अच्छा ज्यूरिस्ट हो किसकी नज़रों में, प्रेसिडेंट की नज़रों में, तो प्रेसिडेंट उसको एज अ जज अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपने सुना हो कि आपकी कोर्ट क्या पास कर सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पास कर सकती है आपकी कोर्ट्स। अब ये होता क्या है, पेनल्टी एज अ फाइन भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का मिसबिहेवियर किया। मान लो आप कोर्ट में जाके, ठीक है, आप लॉयर हो बट यू आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ्स, ठीक है, सॉरी, तो आप पे फाइन लग सकता है। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं छोटे छोटे, बट विच मैटर्स अ लॉट। ठीक है, थैंक यू।